हेलो डियर स्टूडेंट्स, एडुलेक्सा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज की थी। देखिए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी, जिससे एक विकसित प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व का पता चलता है। इसके बाद आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। यह खोज भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे पता चला कि भारत में लगभग 2500 ईस्वी पूर्व में ही उन्नत शहरी सभ्यता मौजूद थी। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला खोजा गया नगर था, इसलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यहाँ से विकसित नगर योजना, अनाज भंडार और व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यानी कि चूंकि सबसे पहला नगर कौन मिला था? हड़प्पा मिला था। इस वजह से उस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा के नाम से रख दिया गया। और वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिला? तो विकसित नगर मिला, विकसित नगर योजना, फिर अनाज का भंडार मिला और व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं साथ साथ में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख नगर था। यानी कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु नदी के किनारे एक प्रमुख स्थित नगर था, किनारे स्थित एक प्रमुख नगर था। यहाँ एक विशाल स्नानागार था। क्या था? एक विशाल स्नानागार था। पक्की सड़कें थी, साथ साथ में नालियों की उत्कृष्ट व्यवस्था भी वहाँ पर देखने को मिली थी। इस सभ्यता की उन्नत शहरी योजना को दर्शाती है। ये सारा चीज़ जो है इस सभ्यता की क्या दर्शाती है? उन्नत शहरी योजना को दर्शाती है कि ये जो सभ्यता थी उस समय किस प्रकार की थी? पूरी तरह से उन्नत थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो सिंधु सभ्यता का काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। अब इसके बारे में जानते हैं। अगला देखिए, ये जो युग जो था यह कांस्य युग की सभ्यता थी। इस काल में धातुओं, यानी खास तौर से धातुओं में कांसा का उपयोग होता था। यह सभ्यता समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बराबर विकसित थी। अगला है प्रश्न, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बंदरगाह के लिए। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। गुजरात में स्थित लोथल से एक विशाल गोदी के प्रमाण मिले हैं, जिसको गोदी यानी डॉक यार्ड भी बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार करते थे और उनकी संपर्क अन्य देशों से भी थी। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर आपको हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा था। यानी हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा था। ये सभी नगर किस तरह के थे? तो योजनाबद्ध थे। ये जितने भी नगर थे ये योजनाबद्ध थे, जिनमें चौड़ी सड़कें, जल निकासी की भी व्यवस्था थी, साथ ही साथ आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन था। इससे उनकी उन्नत नगर योजना का पता चलता है। यानी कि जो उस समय की सभ्यता थी वो पूरी तरह से उन्नत थी। वहाँ की सड़कें चौड़ी थी, जल निकासी का पूरा व्यवस्था था, प्रॉपर व्यवस्था था, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन था। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र अलग थे और आवासीय क्षेत्र अलग थे। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उस समय की व्यवस्था जो थी पूरी तरह से उन्नत थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि अपठित थी। कैसी है मत कहिए, कैसी थी, एक तरह से कहिए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो अपठित थी, यानी कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्योंकि वो खास तौर से चित्र वगैरह उस समय का मिला करता था, तो चित्र से आदमी थोड़ा बहुत समझ सकता था, नहीं तो समझिए कि कुछ भी नहीं समझ में आता था। सिंधु लिपि चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। कई प्रयासों के बावजूद इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इस सभ्यता के बारे में कोई अभी भी कई बातें अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। यानी कहने का मतलब है कि उस समय का केवल क्या मिलता था? तो अभिलेखों पर चित्र वगैरह मिलते थे। तो चित्र वगैरह मिलने के कारण जो है उनसे कुछ विशेष उसका अर्थ नहीं समझ में आया, अभी तक कोई उसको समझ नहीं पाया, जिसके कारण जो है इसको क्या कहा जाता है? अपठित कहा जाता है। मैंने जिसको कोई पढ़ ना पाया हो। सिंधु सभ्यता के मकान कैसे थे? तो सिंधु सभ्यता के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। अब देखिए, मकान एक समान आकार की ईंटों से बने होते थे। पहले सिंधु सभ्यता में अधिकतर घरों में आंगन और स्नानागार भी होते थे, साथ साथ में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था भी होती थी। यानी कि घरों में आंगन होता था, स्नानागार भी होता था, साथ साथ में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था भी होती थी, जिसके कारण जो है यह पता चलता है कि उनका जीवन का स्तर कैसा था? तो उच्च था। अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ मिला? तो महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में मिला। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। तो देखिए, यह स्नानागार जो था एक सार्वजनिक स्नान स्थल था, जिसका उपयोग धार्मिक या सामूहिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। यह जल प्रबंधन और धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रमाण है। यानी कि वो जो स्नानागार था, खास तौर से कोई धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई सामूहिक अनुष्ठान हो, ऐसे ऐसे अनुष्ठानों के समय में या कोई उत्सवों के समय में जो है उसका प्रयोग किया जाता था, जो कि खास तौर से ये भी प्रमाणित करता है उस समय के जल प्रबंधन और साथ साथ में धार्मिक जीवन का भी प्रमाण देता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग खास तौर से कांसा का उपयोग करते थे। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया गया। इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। किस सभ्यता को? सिंधु सभ्यता को, क्योंकि इसमें तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। इस समय क्या तांबा और टीन मिलाकर के क्या बनाया जाता था? कांसा बनाया जाता था, जिसका प्रयोग बहुत काफ़ी होता था। ठीक है, और ख़ास तौर से किस में प्रयोग होता था उसका? औजार बनाने में या हथियार बनाने में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थीं? तो सिंधु सभ्यता में खास तौर से गेहूँ, जौ और कपास, ये तीनों फसल जो हैं उगाए जाते थे। अब देखिए, यह विश्व की पहली सभ्यता थी जहां कपास की खेती होती थी। यानी सिंधु सभ्यता जो थी विश्व की पहली सभ्यता थी जो जहां पर कपास की खेती हुआ करती थी। कृषि इनके जीवन का प्रमुख आधार था और सिंचाई की व्यवस्था भी थी। यानी कि उस समय
उस समय के लोगों का जीवन का आधार क्या था? कृषि ही था, यानी खेती ही था। और साथ-साथ में ये भी था कि सिंचाई का प्रॉपर व्यवस्था था, उचित व्यवस्था था उस समय। सिंधु सभ्यता में पशुपालन का क्या महत्व था? तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण यानी कि सिंधु सभ्यता के लिए पशुपालन जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि उससे जो है अ, जैसे कि मान के चलिए कि सिंधु सभ्यता में जो है लोग बैल, गाय, भेड़, बकरियाँ आदि पालते थे। और साथ-साथ में जिस तरह से आज कल के लोग जो हैं बैल, गाय, भेड़, बकरियों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए या इनसे अपने दैनिक जीवन में इनसे लाभ उठाने के लिए जो है इनका पालन-पोषण करते हैं। जैसे बैल, गाय बैल का खेती के लिए, गाय का दूध के लिए, ठीक है? भेड़ का ऊन के लिए, बकरी का मांस के लिए या फिर दूध के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से उस समय के लोग भी जो हैं क्या इन लोगों का मतलब इन जानवरों को पाला करते थे। यानी इन पशुओं को अपने घर में पालते थे। बैल का उपयोग किस लिए करते थे वे लोग? खेती के लिए करते थे, परिवहन में करते थे और जिससे क्या होता था, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ मजबूत होती थीं। यानी कि आर्थिक मदद के लिए जो है वे लोग बैल का उपयोग करते थे। यानी एक तरह से कहिए कि व्यापारिक चीज़ों में भी वे बैल का उपयोग करते थे, सामान को ढोना इन सारी चीज़ों में। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा सील पर क्या अंकित होता था? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा यानी सील पर पशुओं की आकृति और लिपि हुआ करती थी। देखिए, सीलों पर एक सींग वाला बैल यानी यूनिकॉर्न, हाथी, बाघ आदि बने होते थे। यानी कि बैल, यूनिकॉर्न जिसको बोला जाएगा, हाथी, बाघ आदि बने होते थे। इनका उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। इनका उपयोग किस लिए किया जाता था? पहला नंबर व्यापार के लिए और पहचान के लिए भी किया जाता था। दूसरा, सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक कारण था, जैसे बाढ़ हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया या नदी नदी के रास्तों का परिवर्तन हो गया। देखिए यहाँ पर कई विद्वानों के अनुसार बार-बार बाढ़ या सूखा और नदियों के मार्ग बदलने से यह सभ्यता धीरे-धीरे समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग खास तौर से प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। वे मातृदेवी, पशु, पेड़-पौधों और संभवतः शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति की पूजा किया करते थे। इससे उनके धार्मिक जीवन की झलक मिलती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारा प्रश्न जो है समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।